इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में। न पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आते हैं मैखाने में। मैं बात कर रहा हूं संयुक्त प्रांत और अब जिसे उत्तर प्रदेश जाना जाता है, जिसके ज़िला इटावा के महबा ब्लॉक के एक ग्राम पुरावली में कौन जानता था कि एक ऐसा रत्न पैदा होगा जो हिंदी साहित्य और कवियों की दुनिया में अपनी लेखनी से परचम लहरा देगा। कौन जानता था कि छोटे से पुरावली गांव का बालक एक दिन इतना चमकेगा कि भारत सरकार उसे दो दो बार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित करेगी, पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे श्रेष्ठ सम्मान देगी। नीरज जी का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि संकल्प सशक्त हो तो साधारण से असाधारण तक की यात्रा तय की जा सकती है। इटावा हमेशा से साहित्य प्रेमियों और शिक्षाविदों की धरती रही है। यह दौर था 1925 का, जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। एक तरफ देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने आंदोलनों से संपूर्ण भारत की जनता को इकट्ठा कर रहे थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए अंग्रेजी हुकूमत को वापस लंदन भेजने की तैयारी में लगे हुए थे। जिस वर्ष उन्होंने बलिया में महिलाओं को संबोधित करते हुए चरखा चलाने की अपील और खादी पहनने की पहल की थी, वहीं दूसरी तरफ गरम दल के कुछ लोग काकोरी ट्रेन लूटकर अंग्रेजों की चूल्हे हिलाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक उसी वक्त देश में जिला इटावा के दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो रही थी और कहीं भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो रहा था। ये वही वर्ष था जब भारत में पहली विद्युत चलित ट्रेन चलाई जा रही थी और पुरावली गांव के सक्सेना परिवार यानी भोजवाल समाज में एक दिव्य बालक का जन्म भी हो रहा था। यह बालक महज 6 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो देता है, परिवार टूट जाता है और उस बालक का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ऐसे में उस बालक की जिम्मेदारी उसकी बुआ ने ली और उन्हें अपनी ससुराल एटा ले गई, जहां उन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद वे इटावा लौट आए और यहाँ उन्होंने कचहरी में आकर टाइपिस्ट का काम शुरू कर दिया। जब उस काम से उनका खर्चा पूरा नहीं हुआ, उनका गुजारा नहीं हुआ, तो उन्होंने एक सिनेमा घर में एक दुकान में नौकरी कर ली। कुछ दिन वहां गुजारने के बाद वहां भी गुजारा करना संभव न हो सका, तो उन्होंने दिल्ली के सफाई विभाग में टाइपिस्ट की नौकरी कर ली। जब वहां से उनकी नौकरी छूट गई तो उन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज में बाबू की नौकरी पर कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद बालकट ब्रदर्स नामक एक प्राइवेट कंपनी में 5 वर्ष तक पुनः टाइपिस्ट का कार्य किया। इस दौरान वे अपनी आजीविका चलाते हुए व्यक्तिगत परीक्षाओं के माध्यम से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करते हुए बीए करते हैं और फिर प्रथम श्रेणी में हिंदी साहित्य से एमए पास कर लेते हैं। अब उनके पास पर्याप्त शिक्षा थी और जिस क्षेत्र में उनकी रुचि थी उसी क्षेत्र में कार्य करने के लिए वे मेरठ चले गए और वहां हिंदी साहित्य के प्रवक्ता के रूप में अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। अभी कुछ समय ही बीता था कि विद्यालय प्रशासन उनसे कुपित हो गया। कारण यह था कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए कि वे कक्षाएं नहीं लेते और अक्सर रोमांस करते हुए पाए जाते हैं। यह आरोप इसलिए लगा क्योंकि वे प्रायः कविताएं पढ़ते थे जिसमें विशेष रूप से श्रृंगार रस होता था। इस अपमान को वे सहन न कर सके और उन्होंने स्वयं ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे अलीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने धर्म समाज के कॉलेज में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के पद पर कार्य शुरू किया और वहीं मैरिस रोड जनकपुरी में अपना स्थायी निवास बनाकर रहने लगे। जिस समय काल में वे ये सब जी रहे थे, उसी समय काल में समानांतर रूप से वे अपना काव्य पाठ और काव्य मंचों पर प्रस्तुतियां भी दे रहे थे। कवि सम्मेलनों में अपार लोकप्रियता के चलते उन्हें बंबई फिल्म जगत से गीतकार के रूप में फिल्म नई उम्र की नई फसल के गीत लिखने का निमंत्रण मिला। उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया और कुछ गीत लिखे, जैसे कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे और देखती ही रहो, आज दर्पण न तुम, प्यार का यह मुहूर्त निकल जाएगा। ये दोनों गीत अत्यंत लोकप्रिय हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि वे बंबई में रहकर फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे। इसके बाद उन्होंने सिलसिला, मेरा नाम जोकर, शर्मीली और प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों के लिए कई गीत लिखे।
अपने गीतों के लिए उन्होंने 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते, जिनमें काल का पहिया, घूमे रे भैया, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी जैसे गीत शामिल हैं। उनकी तमाम कृतियां विश्व प्रसिद्ध हुई। संघर्ष, अंतर्द्वंद, विभावरी, प्राणगी, दर्द दिया है, बादल बरसे, मुक्तक मुक्त की, दोगी, नीरज की पाती, गीत भी अतीत भी, आशावरी, नदी किनारे, लहर पुकारे, कारवां गुजर गया, फिर दीप जलेगा, तुम्हारे लिए, नीरज की गीत गाथा, न जाने कितनी कृतियों का उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय सा तैयार कर दिया। ऐसी महान शख्सियत जिनके परिचय में मुझ जैसे अल्पज्ञ के पास उपयुक्त शब्दों का भंडार नहीं है। जिस शख्सियत के बारे में मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है राष्ट्र कवि गोपाल दास नीरज। आज उनके सम्मान में भर्तना के शानदार विधायक राघवेंद्र गौतम जी, जो साहित्य और शिक्षाविदों से विशेष लगाव रखते हैं और उनका सदैव सम्मान करते हैं, उन्होंने ऐसी महान शख्सियत को सम्मान देने, उनके व्यक्तित्व को चिरस्थायी बनाने और लोगों को उनसे रूबरू कराने के लिए उनके ग्राम पुरावली में गोपाल दास नीरज स्मृति द्वार का निर्माण कराया है। निश्चित रूप से नीरज साहब भोजवाल समाज के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और हिंदी साहित्य प्रेमियों के गौरव का प्रतीक है। माननीय विधायक राघवेंद्र गौतम जी ने कहा कि विधानसभा भर्तना के सभी प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिन्होंने यहाँ की धरती को देश दुनिया के पटल पर सम्मान दिया है, उनके व्यक्तित्व को पुनः इस क्षेत्र की जनता के बीच पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि संकल्पों की श्रृंखला एक और आयाम पूरा करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।